हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ, जिसको हम कंपनी अधिनियम कह सकते हैं, और जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कंपनियों के प्रकार, कंपनियों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है, एडविसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो कंपनी लॉ का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम जो कंपनीज है उसको हम फॉर्मेशन के हिसाब से किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पहली जो है चार्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन के आधार पर या समावेलन के आधार पर हम कंपनीज को किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। चार्टेड कंपनी जो होती है कि एक राज्य के द्वारा या एक सम्राट के द्वारा एक विशेष चार्टर के तहत इसको बनाया जाता है, और कंपनी की जो स्थापना होती है राज्य के कुछ विशेष अधिकारों के प्रयोग के उद्देश्य से की जाती है, जैसे किसी क्षेत्र में शासन करना या सैनिक शक्ति को बढ़ाना। ये कंपनियां शाही आज्ञा पत्र अर्थात राजा और रानी के उद्देश्य से सम्मिलित होती हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड में जो है निगमित चार्टर्ड कंपनियों के उदाहरण है। और एक चार्टर्ड कंपनी की जो शक्ति होती है, जो प्रकृति होती है, जो उसको अधिकार मिलते हैं, वो चार्टर के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। वैधानिक कंपनियां, जिसको हम इंग्लिश के अंदर स्टैट्यूटरी कंपनीज भी कह सकते हैं। देखो, इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, इनकी जो स्थापना होती है देश की संसद या राज्य विधानसभा में विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। हर एक कंपनी जिसको मतलब बनाया जाता है इसके अंदर, तो उसके लिए अलग अधिनियम पारित करना जरूरी है। ऐसी कंपनियों को वैधानिक कंपनी कहते हैं जब देश की संसद या राज्य विधानसभा की विशेष अधिनियम के द्वारा उनको स्थापित किया जाता है। इसकी जो एग्जाम्पल है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईएफसी, यूटीआई एक्सेट्रा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इन्हें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी वैधानिक कंपनियों की जो कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट होती है वो संसद के अंदर या राज्य विधानसभा में रखी जाती है। और कई बार जो विशेष अधिनियम के द्वारा इनको बनाया जाता है, अगर कंपनी अधिनियम के साथ वो मैच नहीं करते तो कंपनी अधिनियम के जो कानून होते हैं वो इन पे लागू होते हैं। उसी तरह थर्ड जो है पंजीकृत या निगमित कंपनियां, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी। देखो, इनका जो गठन है वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत होता है, या इस अधिनियम से पहले जो कंपनियां एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, जो भी एक्ट है तो वो इसके अंदर शामिल होती हैं। ऐसी कंपनियां तभी अस्तित्व में आती हैं जब वो कंपनी एक्ट के अंदर पंजीकृत हो, और ऐसी कंपनियों को जो है रजिस्ट्रार जो है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देता है, जिसको हम कहते हैं कि निगमन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। पंजीकृत कंपनियां जो है आगे शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनी गारंटी द्वारा सीमित तथा असीमित कंपनी हो सकती है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दायित्वों के आधार पर वर्गीकरण, लायबिलिटी के आधार पर हम कंपनीज को किस तरह से जो है उसके टाइप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो यहाँ पे जो कंपनी के सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनका दायित्व जो होता है सीमित होता है। इन कंपनियों का दायित्व जो देनदारी होती है वो एक सीमित होती है, कि जैसे सदस्य ने कंपनी का शेयर खरीदा है, अंश खरीदा है, तो उसके ऊपर मान लो 2000 रुपया देना बाकी है, तो उसका जो है उसकी जो लायबिलिटी है वो 2000 तक ही रहेगी। ये विशेष राशि शेयरों का अंकित मूल्य हो सकता है और सदस्यों के द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर सीमित हो सकती है। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी जो है दो तरह की हो सकती है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरी जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पे ये कंपनी लिमिटेड बाय तो इसके साथ जो है सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है।
अब हम देखते हैं कि जो सीमित दायित्व वाली है वो दो तरह की हो सकती है, शेयरों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 बाय सेक्शन 22 टू सेक्शन बाय सेक्शन 22 शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में हर एक सदस्य की जो लाइबिलिटी होती है वो उसकी शेयरों की अंकित मूल्य की सीमा तक सीमित होती है। जैसे मान लो एक सदस्य ने शेयर खरीदे हैं, उसने 2000 के शेयर खरीदे हैं, उसने अभी उस पे 1000 पे किया है, तो उसकी जो दायित्व है वो सिर्फ 1000 तक है, जो राशि उसने पे नहीं की। कंपनी के अस्तित्व के दौरान या उसके समापन की स्थिति में किसी सदस्य को उसके द्वारा सब्सक्राइब किए शेयरों में अगर उसने कोई राशि भुगतान नहीं की तो उसकी जो दायित्व है उस भुगतान राशि को ही पे करना है जो उसने पे नहीं की, उसके अलावा उससे कुछ और लिया नहीं जाएगा। ऐसी कंपनी शेयरों द्वारा सीमित होती हैं और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और निजी कंपनी भी हो सकती है। गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 21, ये पंजीकृत कंपनी जो है सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है, निजी कंपनी भी हो सकती है। और यहाँ पे भी जो प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है उस रकम तक होता है जिसे कंपनी के सदस्य कंपनी के समापन होने की स्थिति में कंपनी के कोष में जमा करने का वचन देते हैं कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो उस वक्त वो गारंटी लेते हैं कि इतना अमाउंट वो पे करेंगे। इस प्रकार की कंपनियों की पार्षद सीमा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये वर्णन होता है कि कंपनी के सदस्य अपने ऊपर ये दायित्व लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के दौरान और अपनी सदस्यता छोड़ने के बाद 1 वर्ष में कंपनी समापन में चली जाती है, तो वो अगर कंपनियों की संपत्ति दायित्व पूरा चुकाने में सक्षम नहीं है, तो वो जो राशि पहले से डिसाइडेड है उसको भुगतान करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। और कंपनी के पास शेयर पूंजी हो भी सकती है और नहीं भी। यदि उसके पास शेयर पूंजी है तो सदस्यों का दायित्व है कि अगर उन्होंने जो कंपनी के शेयर खरीदे हैं उसके ऊपर कुछ उनका भुगतान बाकी है तो वो देना पड़ेगा और उसके साथ ही जब कंपनी समापन में चली जाती है तो जो राशि की गारंटी ली है वो राशि उनको देनी पड़ेगी। शेयर पूंजी के बिना एक गारंटी कंपनी जो है अपने प्रबंधक और कार्यशाली फंड के सदस्यों से नहीं बल्कि कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है, जैसे अनुदान, बंदोबस्ती शुल्क, सदस्यता और इसी तरह। लेकिन शेयर पूंजी वाली एक गारंटी कंपनी अपनी प्रारंभिक पूंजी अपने सदस्यों से जुटाती है, जबकि सामान्य कामकाजी धन अन्य स्रोत जैसे फीस, शुल्क आदि से प्रदान किया जाएगा। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। असीमित कंपनी जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही पता है कि यहाँ पे जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके दायित्व की सीमा नहीं होती, उसे असीमित कंपनी कहा जाता है कि कल को कंपनी ने जब मतलब लाइबिलिटी चुकानी है तो वहां पे जो सदस्य हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है असीमित होती है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें ली जा सकती है। ऐसी कंपनियों में प्रत्येक सदस्य का दायित्व कंपनी के ऋण और देनदारियों की पूरी रोजी तक होता है, लेकिन वे अन्य सदस्यों से योगदान का दावा कर सकते हैं। यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी नहीं है, तब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन सदस्यों की संख्या बताई जाएगी जिनकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, जिसके साथ कंपनी को रजिस्टर किया गया है। यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है तो शेयर पूंजी की राशि जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया गया है, लेकिन जो सीमित कंपनियां होती हैं ऐसी कंपनियां बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं। उसी तरह हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न। शेयरों के हस्तांतरण के आधार पर भी हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे निजी कंपनी जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 परिभाषित करता है। देखो यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो निजी कंपनी होती है, ये अपने शेयरों को ट्रांसफर नहीं कर सकती और ना ही किसी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता के लिए जनता को किसी भी तरह का आमंत्रण दे सकती है। जब हम निजी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसके मिनिमम जो है 2 मेंबर होने चाहिए और अधिकतम मेंबर जो है 200 सदस्य होते हैं और इसके अंदर जो है अपने सदस्यों, निदेशक या उसके रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी तरह के निमंत्रण या जमा स्वीकार करने पर रोक लगाता है। और इस प्रकार की जो कंपनी होती है उसको नाम के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे
उसी तरह जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 डिफाइन करता है। देखो ये सार्वजनिक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती, और इसके अंदर वो कंपनी भी शामिल होती है जो प्राइवेट कंपनी होती है बट जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब हम सेटअप करते हैं तो इसके अंदर न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या के अंदर कोई सीमा नहीं होती, और यहाँ पे जो शेयर होते हैं बिना किसी प्रतिबंध के जो है स्थानिक हस्तांतरण किए जा सकते हैं। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है ये जनता को आमंत्रण दे सकती है उसके शेयर या डिबेंचर को खरीदने का। उसी तरह सरकारी कंपनी जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 डिफाइन करता है। सरकारी कंपनी से मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसकी जो पेड अप कैपिटल चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% या तो केंद्रीय सरकार के पास होना चाहिए या किसी राज्य सरकार के पास, या कुछ हिस्सा केंद्रीय सरकार के द्वारा तथा कुछ हिस्सा एक या अधिक राज्य सरकार के पास होना चाहिए। इसके अंदर वो कंपनियां भी शामिल होती हैं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती हैं। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी माना जाता है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टेट ट्राउडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे हम इसको ऑनरशिप के बेसिस पे जो है वर्गीकरण कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गया, सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन सबसेक्शन 46 के अनुसार एक सूत्रधारी कंपनी उस समय मानी जाएगी जबकि दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो। तो इस कंपनी से क्या है कि हमें इस जो परिभाषा है इससे हमें सूत्रधारी कंपनी के बारे में नहीं पता चलता, तो पहले हमें सहायक कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। तो सहायक कंपनी जो होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी कब होती है? यदि दूसरी कंपनी पहली कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रखती है और वहां पे जो उसका उद्देश्य होता है उसका जो संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण करती हो, जो मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो, अथवा दूसरी कंपनी इस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के अंकित के आधे से अधिक की धारक हो, और अगर कुल मतदान शक्ति है तो आधे से ज्यादा अधिकार इसके पास हो, और इसके अंदर ये किसी ऐसी कंपनी की सहायक हो जो स्वयं किसी अन्य कंपनी की सहायक हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कंपनी ए है, बी कंपनी जो है एक कंपनी की सहायक कंपनी है, एस जो है बी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो इसका मतलब है कि एस कंपनी बी कंपनी की सहायक है, उसके साथ वो ए कंपनी की भी सहायक कंपनी है। और उसी तरह हम देखते हैं एसोसिएट कंपनी जिसको सहयोगी कंपनी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि एक ऐसी कंपनी से है जिसमें उस दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी है वो सहायक कंपनी नहीं है, और इसके अंदर एक संयुक्त उद्यमी कंपनी भी शामिल है। तो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ है कि कम से कम 20% का नियंत्रण है एक समझौते के तहत कुल मतदान शक्ति या व्यापार निर्णयों में नियंत्रण या भागीदारी। उसी तरह इस संयुक्त उद्यम का अर्थ है एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति के अधिकार है। बाकी जो है हम दूसरी वीडियो के अंदर समझे।